हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे फिर से एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हैव पेशेंस, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। और सच में माने तो इसको मैं पर्सनली, इस थॉट को मैं पर्सनली बहुत मानती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ थॉट है कि जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं, जब तक हम उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि ये काम तो इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं। बट लिटरली एक बार आप उस चीज को कर लो, उस चीज को अचीव कर लो, तब वो आपको इजी लगने लगता है। इट्स एज सिंपल एज जब हम पहाड़ को चढ़ रहे होते हैं तो हम ऊपर देखते हैं, हमको लगता है अरे अभी बहुत दूर है, अभी कितना हमें चढ़ना है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार जब हम उस पहाड़ को चढ़ जाते हैं तो वो फिर पहाड़ हमको नीचे दिखाई देता है, हमारे पैरों के नीचे। सो ये रियलिटी में मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो प्लीज बी पेशेंट। और एक टाइम आता है जब सारी चीजें इजी लगने लगती हैं। ओके, सो ये आज का पॉजिटिव थॉट था। और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस बेसिकली पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस का आज जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो फोटोसिंथेसिस के पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे वो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कि क्लोरोप्लास्ट होता कैसे है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में लाइट फेज एंड डार्क फेज रिएक्शंस जो होती हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। क्यों दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं, तो क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लाइट फेज रिएक्शन पे आएंगे कि लाइट फेज रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ और छोटे टर्म टॉपिक्स हैं। अच्छा, लाइट फेज रिएक्शन में भी हम लोग साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे दोनों। फिर कुछ छोटे टर्म्स इसमें मेंशन होते हैं इस टॉपिक में, जैसे कि रेड ड्रॉप क्या होता है, इमर्सन्स इफेक्ट क्या होता है, इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है, क्वांटम यील्ड, क्वांटम रिक्वायरमेंट, ये सब क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज, अगर आप लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको लगता है कि आपने ये पोर्शन पढ़ रखा है और आप कुछ पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ एक पॉइंट ही देखना चाहते हो, तो मैं नीचे टाइमलाइन में मेंशन कर दूंगी। आप उस चीज को जा करके देख सकते हो। टाइम में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट से। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हमें दिखता कैसे है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। हमारी सेल में केवल दो ही सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। हाँ, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है, बट न्यूक्लियस को हम ऑर्गेनेल में कंसीडर नहीं करते, तो दैट्स वाई हम न्यूक्लियस को यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहली चीज हमें क्या पता चली कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अब होता क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पूरा का पूरा इस मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अंदर का पार्ट दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। अब वो पार्ट कौन कौन से होते हैं। वो पार्ट होता है एक तो हमारा स्ट्रोमा और दूसरा हमारा कहलाता है ग्रेना। अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, स्ट्रोमा क्या है और ग्रेना क्या होता है। अभी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो इसमें लिक्विड जैसा पार्ट है जिसको हम डॉटेड पोर्शन से दिखा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ध्यान रखेंगे, इट्स स्ट्रोमा नॉट स्टोमा। ये है स्ट्रोमा। ठीक, जब हम लोग पोर्स पढ़ते हैं, जब हम लोग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग स्टोमा पढ़ते हैं। स्टोमा, स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये स्टोमा होता है, और ये वाला जो मेम्ब्रेन, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये बेसिकली कैसे है, क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक क्वाइन जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्वाइन जैसा। इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड। अब ये जो थैलाक्वाइड एक होता है, ये कई सारे एक जैसे थैलाक्वाइड आपस में एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं।
ऐसे जैसे कि मान लेते हैं एक हमने सिक्का लिया, वो है थैलाकोइड। अब हमने कई सारे सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो एक पाइल जैसा एक पाइल अप कर जाएंगे, एक के ऊपर एक, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोला जाता है ग्रेनम। GRANUM, ग्रेनम। और जब कई सारे ग्रेनम जो होते हैं वो आपस में जुड़ गए, जैसे एक ये ग्रेनम, ऐसे ही ये दूसरा ग्रेनम, ऐसे ही ये तीसरा ग्रेनम, तो जब कई सारे ग्रेनम आपस में आके जुड़ गए तो उसको हम बोल देते हैं ग्रेना। यानी कि ग्रेना जो है वो प्लूरल है ग्रेनम का। और ये जिस चीज से जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। ठीक। इसके बाद ये अंदर का जो मटेरियल है ये होता है हमारा क्या, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के बारे में जो हमें बात याद रखनी है वो ये कि ये कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड जिसको नहीं समझ में आता है वो टूथपेस्ट को कंसीडर कर सकता है। जैसे टूथपेस्ट हमारा ना तो बिल्कुल सॉलिड है ना वो लिक्विड है, उसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। ठीक, तो स्ट्रोमा हमारा सेमी सॉलिड होता है। अब स्ट्रोमा और ग्रेना में क्या डिफरेंस है पिगमेंट्स के रिस्पेक्ट में, वो देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्या चीज? कि जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा, उसमें क्या होता है, उसमें पिगमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पिगमेंट्स आर एब्सेंट। जबकि जो हमारा ग्रेना होता है, ग्रेना, उसमें क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। पिगमेंट्स प्रेजेंट। यानी कि अगर हम बात करें, हमसे कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाएगा, तो हम क्या मेंशन करेंगे, ग्रेना में पाया जाएगा। अगर हमसे कोई पूछ ले क्लोरोफिल कहाँ एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो स्ट्रोमा में एब्सेंट होता है। स्ट्रोमा में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल ही नहीं, कोई भी पिगमेंट ग्रेना में नहीं होता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इस चीज को बेटा ध्यान रख लेना, बिकॉज ये चीज आगे बहुत काम आएगी जब हम लाइट फेज रिएक्शन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड डार्क फेज रिएक्शन में डिफरेंस। अब होता क्या है, एक बात करते हैं। जो पूरी फोटोसिंथेसिस होती है, वो पूरी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है लाइट फेज रिएक्शन, लाइट फेज रिएक्शन, और दूसरी होती है डार्क फेज रिएक्शन, डार्क फेज रिएक्शन। यानी कि जो जो काम फोटोसिंथेसिस में हो रहा है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक में लाइट फेज रिएक्शन बोल दिया और दूसरे को डार्क फेज रिएक्शन बोल दिया। अब होता क्या है, जैसा कि लाइट फेज, वैसे एक और चीज, लाइट फेज रिएक्शन एंड डार्क फेज रिएक्शन अब हम नाम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, ये जस्ट अभी आपको 2 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए देखते हैं, जो लाइट फेज रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। ये जो है जैसा कि नाम दिया हुआ है, ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जबकि डार्क फेज अंधेरे में होगी, नहीं। डार्क फेज रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती, डार्क में नहीं होती, बल्कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती। ये तब भी होगी जब लाइट होगी, और ये तब भी होगी जब डार्क होगा, लाइट नहीं होगी। ठीक। यही रीजन है कि अब हम लाइट फेज रिएक्शन एंड डार्क फेज रिएक्शन टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है। तो अब इनकी जगह पे टर्म्स कौन से यूज किए जाते हैं, वो है लाइट फेज रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल फेज रिएक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम जो है वो है हिल्स रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन। अच्छा, क्यों नाम ये दिएगा इस पे भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और डार्क फेज रिएक्शन जो होती है उसको कहा जाता है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज रिएक्शन। अब आते हैं, अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे इसके नाम ऐसे क्यों दिए गए। अब हम बात करते हैं कुछ कि लाइट फेज रिएक्शन क्या है और डार्क फेज रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइट फेज रिएक्शन में क्या हो रहा है और डार्क फेज रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो लाइट जो खाना होता है हमारा, वो खाना किस में बनता है, वो हमारा बनता है डार्क फेज रिएक्शन में। यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होगा वो हमारा होगा डार्क फेज रिएक्शन। तो लाइट फेज रिएक्शन में क्या होगा, लाइट फेज रिएक्शन में पहली बात जो ध्यान रखने की है, नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज को कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो लाइट फेज रिएक्शन करती क्या है, अब
ग्लूकोज बनाना है, डार्क फेज रिएक्शन में हमें ग्लूकोज बनाना है, तो क्या होगा, हमको चाहिए एनर्जी, कुछ भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो हमें ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज बनाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, प्लांट को एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी की सप्लाई है वो कौन करता है, वो करता है हमारा लाइट फेज रिएक्शन यानी कि फोटो केमिकल फेज रिएक्शन। ठीक, तो एनर्जी किस फॉर्म में देता है, एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी किस फॉर्म में देता है, एटीपी एंड NADPH2, NADPH, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा एटीपी सबको पता है, एडेनिन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और NADPH2 क्या होता है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब ATP एंड NADPH2 को मिला करके, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। तो इस वजह से इस पहले फेज रिएक्शन को, पहले फेज वाली जो होता है यानी कि हिल्स रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज रिएक्शन, इसको क्या कहा इसमें कहा जाता है कि जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर टेक्स प्लेस, जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर टेक्स प्लेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये, इस फेज रिएक्शन लाइट फोटोकेमिकल फेज रिएक्शन में, वो ये कि फोटो केमिकल फेज जो होती है इसमें एक इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट काम और होता है, वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, अगर मेरी प्रीवियस क्लास याद हो तो उसमें हमने बताया था कि र्यूबेन एंड कॉमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है इसको चेक करने के लिए पानी जो दिया था वो O18 वाला दिया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था पानी में। तो उन्हें पता चला था कि जो पानी ऑक्सीजन आ रही है वो हमारे पानी से आती है, यानी कि पानी टूटा होगा, पानी टूटा होगा यानी क्या हुआ होगा, टू वाटर मॉलिक्यूल्स या एक वाटर मॉलिक्यूल जो था वो टूटा होगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन तो लिबरेट हो गई, निकल गई, बचते हैं 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे चूंकि पानी टूट रहा है इसलिए इस फेज को बोला जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, ठीक, लाइसिस मतलब टूट जाना ऑफ वाटर, पानी का, तो लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूट जाना इसे बोला जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी कि फर्स्ट फेज में ही, यानी जो हमारा फोटोकेमिकल फेज ऑफ रिएक्शन लाइट फेज रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा कि लाइट फेज रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट टास्क है, कौन कौन से, एक तो यहाँ पे एसिमिलेटरी पावर का जनरेशन हो रहा है, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है या ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। जबकि डार्क फेज रिएक्शन में सिर्फ एक मेन काम हो रहा है, दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं इसको समझने के लिए, इसको समझते हैं कि ये नाम क्यों दिए गए। सबसे पहले आते हैं लाइट फेज रिएक्शन जिसे हम फोटोकेमिकल फेज रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लाइट, फोटो मतलब लाइट और केमिकल मतलब केमिकल्स, तो लाइट की प्रेजेंस में इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस, यहाँ पे ADP से ATP बनता है और NADP से NADPH2 बन रहा है। ठीक, तो चूंकि इसमें एटीपी केमिकल चेंज हो रहा है ना, केमिकल जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो दैट्स वाई इस रिएक्शन को बोला जाता है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, तो दैट्स वाई इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल फेज रिएक्शन। दूसरा नाम आता है कि इसको हिल्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हिल, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हिल, इन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी करी थी, इस रिएक्शन की स्टडी करी थी, इसलिए इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आते हैं बायोसिंथेटिक फेज रिएक्शन। तो इसको बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बायो मतलब होता है लिविंग बीइंग से, लिविंग से, और सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज होना, कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है, किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। तो क्या होता है, चूंकि डार्क फेज रिएक्शन में लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग बीइंग क्या, प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, तो इस वजह से डार्क फेज रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
इसके बाद अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉपर है लाइट फेज रिएक्शन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं लाइट फेज रिएक्शन। लाइट फेज रिएक्शन। अब लाइट फेज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि लाइट फेज रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर या जनरेट हो रही है एटीपी एंड NADPH2। लाइट फेज रिएक्शन को मतलब हमें जो एटीपी और NADPH2 बनाना है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब इसको बनाने के लिए दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक होती है साइक्लिक प्रोसेस और एक होती है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एक है नॉन साइक्लिक प्रोसेस और एक है साइक्लिक प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग नॉन साइक्लिक प्रोसेस, एक चीज हमें और समझनी है। क्या है? हमने पढ़ा है अभी ग्रेना का स्ट्रक्चर, है ना? तो ग्रेना का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरीके से होता है। अगर अब हम इसको इस स्ट्रक्चर को पूरा ओपन करके प्रॉपर तरीके से खोल के बनाए तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये एक थैलाक्वाइट, ऐसे ही ये दूसरा थैलाक्वाइट, ये तीसरा थैलाक्वाइट, और ये कई सारे ऐसे थैलाक्वाइट जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा ग्रेनाइट। अब थैलाक्वाइट में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो रीजंस हैं। एक है जो हमारा बाहर की तरफ एक्सपोज है, ये वाला पोर्शन, मतलब बाहर से कांटेक्ट है, बाहर की तरफ है। ठीक, और एक हमारा है जो अंदर की तरफ। कौन सा रीजन अभी दिखा रहा है? तो ये रीजन हो गया। और दूसरा कौन सा रीजन है? ये वाला, ये वाला रीजन जो कि बाहर एक्सपोज्ड नहीं है। ठीक, अच्छा, तो जो रीजन एक्सपोज्ड होता है, ये देख रहे हैं, हाँ। ठीक, तो जो रीजन एक्सपोज नहीं होता है, ठीक, नॉट एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज्ड, ठीक, उस रीजन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एप्रेस्ड। APPRESSED, एप्रेस्ड। जबकि जो रीजन एक्सपोज्ड होता है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इस रीजन को बोला जाता है, ये एक्सपोज्ड है, और इस एक्सपोज्ड रीजन को हम बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। नॉन एप्रेस्ड रीजन। अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है जो एक्सपोज्ड है, उस पर कोई भी तरीके का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो हमने उसे बोल दिया नॉन एक्सपोज्ड, नॉन एप्रेस्ड। जबकि हमारा जो पोर्शन एक्सपोज नहीं है, वो वाले पे देखो इधर इधर से प्रेशर पड़ रहा है, तो दैट्स वाई इसको हमने बोल दिया है एप्रेस्ड रीजन। अब इसको हम बता क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग पिगमेंट सिस्टम होता है। जो भी हमारा जो भी हमारा नॉन एप्रेस्ड रीजन है, यानी कि एक्सपोज रीजन है, वो उसमें हमारा होता है पिगमेंट सिस्टम 1, PS1। जबकि जो हमारा एप्रेस्ड रीजन होता है, उसमें हमारा क्या होता है? मेनली पिगमेंट सिस्टम सेकेंड होता है। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड ज्यादा होता पिगमेंट सिस्टम 1 भी है, पर मेनली जो होता है वो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है। जबकि इस वाले रीजन में, नॉन एप्रेस्ड रीजन में, केवल और केवल पिगमेंट सिस्टम 1 ही काम करता है। ठीक है, तो दूसरी बात, स्ट्रोमा लैमेली की अगर हम बात करें, स्ट्रोमा लैमेली, तो स्ट्रोमा लैमेली जो होता है उसमें क्या होता है, उस वो हमारा कौन सा रीजन है? वो हमारा रीजन है एक्सपोज, यानी कि नॉन एप्रेस्ड रीजन। तो स्ट्रोमा लैमेली में हमारा अगर क्लोरोफिल की बात करें तो कौन होगा? सॉरी, पिगमेंट सिस्टम की बात करें तो कौन सा होगा? पिगमेंट सिस्टम 1। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद फोटोसिंथेसिस की लाइट फेज रिएक्शन प्रॉपर। होता क्या है, ये हमारा जो है, ये थैलाक्वाइट, एक थैलाक्वाइट दिखाया गया है, ये थैलाक्वाइट की इनर मेम्ब्रेन, और ऐसे ही ये थैलाक्वाइट की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ऐसे ही इसके ऊपर एक और थैलाक्वाइड होगा, नीचे भी एक और थैलाक्वाइड होगा। ठीक, अच्छा, अब होता क्या है कि जो थैलाक्वाइड होता है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, उसमें क्या होते हैं? पिगमेंट सिस्टम होते हैं। पिगमेंट सिस्टम हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी ल्यूमेन में नहीं प्रेजेंट होता। ये है हमारा ल्यूमेन, अंदर का ल्यूमेन है ये। ठीक, तो हमारे पिगमेंट सिस्टम कहाँ होंगे? इस मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, इसके और यहाँ पे, इसमें। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो थैलाक्वाइड की इनर मेम्ब्रेन है, उस पे हमारा प्रेजेंट होता है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड।
अब पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे जैसे ही लाइट पड़ती है, ये देखें पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे आ रही है लाइट, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी ये क्या करती है, पिगमेंट सिस्टम पे से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। ठीक, तो पिगमेंट सिस्टम पे लाइट पड़ी और इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इस पिगमेंट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या होता है, ये पिगमेंट सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, और इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए यानी कि इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया होगा, ये अनस्टेबल हो गया होगा। तो अब ये अपनी अनस्टेबल जो फॉर्म है उसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इसकी कहता है पानी के पास जाता है और पानी से कहता है कि तुम टूट जाओ। देखो पानी के पास गया और पानी से कहता है तुम टूट जाओ और हाइड्रोजन बना दो, हाफ ऑक्सीजन बना दो और 2 इलेक्ट्रॉन बना दो। अब ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है ये तो निकल गई बाहर, उड़ के निकल गई, है ना। साथ में जो हाइड्रोजन होता है वो ये उठा के इस ल्यूमेन में दे देता है, ये जो बीच का एरिया होता है इस ल्यूमेन को देती है। और क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बनाए और ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गए थे, ये इसके पास जो कमी हुई थी 2 इलेक्ट्रॉन की, वो वापस इसके पास आ गए पानी के टूटने से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस पिगमेंट सिस्टम से एफिलेटेड है या किस पिगमेंट सिस्टम से जो है ताल्लुकात रखता है। तो वो हो जाता है हमारा पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। दूसरी क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो हमारा किस मेम्ब्रेन पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे हो रहा है या इनर मेम्ब्रेन पे। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमेशा याद रखेंगे इनर मेम्ब्रेन पे होगा। ठीक, अब क्या हुआ, जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं और पहुंच जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन, इसका पूरा नाम क्या है, फियोफाइटिन। साइड में लिखते जा रहे हैं सारे नाम। PHEO, फियोफाइटिन। ठीक, तो ये पहुंच गए फियोफाइटिन के पास। अब फियोफाइटिन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहाँ पे हम 2 तरीके के कैरियर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर और एक पढ़ेंगे प्रोटॉन कैरियर, प्रोटॉन या H+ कैरियर। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर केवल और केवल कैरी करता है, ओनली कैरी इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कैरियर जो होता है, ठीक, वो क्या करता है, ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, H+ ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो 2 तरीके के कैरियर है। चलो एक काम करते हैं, इसको लिखते भी चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, और एक होता है प्रोटॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो भी होंगे, अभी हम बताएंगे कौन कौन से हैं, वो कैरी करते हैं, कैरी ओनली इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कैरियर क्या होते हैं, वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को लेके। मतलब अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलेगा मैं तब भी नहीं चलूंगा, मुझे सिर्फ प्रोटॉन मिलेगा मैं तब भी नहीं चलूंगा, जब तक मुझे दोनों नहीं दोगे मैं नहीं चलूंगा। ठीक, तो कुछ केमिकल्स जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं उनके नाम क्या क्या है, हम अभी यहीं पे देख ले रहे हैं। एक तो हमारा है फियोफाइटिन, अभी आएगा, बताया फियोफाइटिन। इसके अलावा क्या है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनोन, ये प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम। जबकि प्रोटॉन कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रोटॉन कैरियर कौन हो जाता है, यहाँ पे एक सेकेंड, प्रोटॉन कैरियर है, सॉरी नॉट प्लास्टोक्रोम, इट्स प्लास्टोसाइनिन ओनली। ठीक है, साइटोक्रोम ये हो गया प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोक्यूनोन जो होता है वो हमारा प्रोटॉन कैरियर होता है। वो कहता है मैं चलूंगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को लेके, वरना मैं नहीं चलूंगा। ठीक, तो अब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और वो पहुंचे फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन तो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, उसने कहा ठीक है मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बढ़िया बात। अब क्या किया, ये फियोफाइटिन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्यूनोन को। अब जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको मिले थे ये प्लास्टोक्यूनोन को देता है, प्लास्टोक्यूनोन क्या करता है, कहता है कि मैं तो हूँ प्रोटॉन कैरियर, तो मैं अकेले इलेक्ट्रॉन लेके नहीं चलूंगा। तो वो क्या करता है, वो बाहर ये जो स्टोमा होता है, अगर हम देखें ध्यान से तो इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर थैलाकोइड है, तो थैलाकोइड के बाहर क्या होता है, स्टोमा होता है। तो ये क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्टोमा से 2 प्रोटॉन लेने, तो मैं अकेला नहीं चलूंगा, तो अकेले नहीं चलूंगा तो प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, स्टोमा से। तो ये क्या करता है, स्टोमा से 2 प्रोटॉन ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। अब ये आगे चल सकता है।
तो जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेता है तो प्लास्टोक्यूनोन कन्वर्ट हो जाता है PQH2 में। प्लास्टोक्यूनोन और 2 हाइड्रोजन आके लग गए। ठीक, अब ये आगे चल सकता है। अब कहता है मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये आउटर मेम्ब्रेन से चल के आता है इनर मेम्ब्रेन पे, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या करता है, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम B6F एंड B6 एंड साइटोक्रोम F, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बुक में अगर कभी कभी लिखा होता है साइटोक्रोम B6F, एक साथ मिला के लिख देते हैं। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम को। लेकिन साइटोक्रोम कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर हूं, मैं अपने साथ प्रोटॉन नहीं ले सकता। तो अब जब साइटोक्रोम प्रोटॉन नहीं ले सकता तो प्लास्टोक्यूनोन क्या करता है, वो उठा के इसको ल्यूमेन में डाल देता है। कहता है कि ल्यूमेन में डाल देता हूँ और इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ और मैं फ्री हो जाऊंगा। तो ये क्या करता है, प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन को डालेगा ल्यूमेन में और इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम B6F को। अब साइटोक्रोम B6F जो होता है ये हमारा बीच में प्रेजेंट होता है, ना आउटर मेम्ब्रेन पे ना इनर मेम्ब्रेन पे, बीचों बीच में प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन ले करके आगे पास कर देता है प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, अगेन प्लास्टोसाइनिन हमारा प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो इसको कोई तकलीफ नहीं होती, ये लेता है इलेक्ट्रॉन और प्लास्टोसाइनिन ट्रांसफर आगे कर देता है इलेक्ट्रॉन को पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को। ठीक, अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइट सिर्फ पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे पड़ रही होगी, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पे भी तो पड़ रही होगी। लाइट पड़ रही है तो लाइट तो सबके लिए इक्वल है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे भी पड़ रही होगी, फर्स्ट पे भी पड़ रही होगी। तो जब पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे पड़ी तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पे भी पड़ी होगी। अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पे ये जो लाइट पड़ी है इसने क्या किया होगा, इसने भी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। अगर लाइट ने पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो लाइट ने पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकल के जाते हैं फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन, सॉरी नॉट फेरिडॉक्सिन, सॉरी सॉरी, इसको बोला जाता है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक, ये एक तरीके का आयरन सल्फर प्रोटीन है। क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। बाद में पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन क्या होता है, डिटेल स्ट्रक्चर एक किसी दिन क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। तो पिगमेंट सिस्टम पे लाइट पड़ रही होगी, लाइट से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और वो फेरिडॉक्सिन को चले होंगे। तो पिगमेंट सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। अब यही कमी जो इलेक्ट्रॉन की इनके पास हुई है, ये कमी कहाँ से पूरी हो रही होगी, जो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। ठीक, तो ध्यान रखना पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट सेकंड के पास जो कमी हुई थी वो किसने पूरी करी, वाटर ने पूरी करी फोटोलाइसिस करके। और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास जो कमी हुई वो कमी किससे पूरी हुई, पिगमेंट सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन से। यही तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल के आ रहे थे, है ना। पिगमेंट सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन से हमारी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हुई और वाटर के फोटोलाइसिस से पिगमेंट सिस्टम सेकंड की कमी पूरी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में चले जाते हैं। ये आयरन सल्फर प्रोटीन है और इसके पास जाते हैं, यहां से ये जाते हैं फेरिडॉक्सिन के पास। अब फेरिडॉक्सिन क्या करता है, फेरिडॉक्सिन जो स्ट्रोमा होता है उसमें पहले से प्रेजेंट होता है NADP। ध्यान रखना यहाँ पे NADP प्लस है, नॉट सिर्फ NADP, NADP प्लस। अब क्या होता है, अंदर पहले से सॉरी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है NADP प्लस। ठीक, और ये लेकर के आया फेरिडॉक्सिन के पास, क्या फेरिडॉक्सिन तो इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके आया। और अब क्या करता है ये स्ट्रोमा से ही, इसी स्ट्रोमा से इस पोर्शन से क्या करता है, 2 प्रोटॉन भी निकाल लेता है। ठीक, 2 प्रोटॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से आ रहे थे और NADP निकाल लिया। और क्या करता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या कर देता है, NADPH2 बना देता है। अब हमने क्या देखा कि NADPH2 तो बन गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, अभी हम पढ़ के आए कि इसमें एसिमिलेटरी पावर बनती है जिसमें ATP भी आता है। दोनों को मिला के हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, सिर्फ NADPH2 को एसिमिलेटरी पावर नहीं बोलेंगे, सिर्फ ATP को एसिमिलेटरी पावर नहीं बोलेंगे जब तक दोनों साथ में नहीं बनते। ठीक, तो क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, तो क्या होता है, NADPH2 तो बन गया मेरा, ठीक है, NADPH2 बन गया, लेकिन अभी ATP नहीं बना। अब ATP कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए हम वापस से इसी प्रोसेस को एक बार और देखें। क्या होता है, देखो क्या होता है, हमारा जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा प्रोटॉन इकट्ठा होता जा रहा है। इस जो पूरी प्रोसेस हमने साइक्लिक प्रोसेस, ये वाली पूरी प्रोसेस पढ़ी है, इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, इसमें ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है। कैसे इकट्ठा हो रहा है, देखते हैं।
एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ जिसमें ऑक्सीजन जो थी वो निकल गई बाहर, उड़ गई, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जो बने वो इसको दे दिए, पिगमेंट सिस्टम सेकंड को रिड्यूस में चले जाते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। जो बचता है प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को हमने क्या किया, ल्यूमेन में डाल दिया। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, देखो प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, 2 प्रोटॉन जो थे वो स्ट्रोमा से उठाए और बाद में ला करके कहाँ डाल दिया, हमारे ल्यूमेन में डाल दिया 2 प्रोटॉन। चेक। तीसरी जगह क्या होती है, तीसरी जगह पे यहाँ पे देखो NADPH2 में 2 प्रोटॉन कहाँ से कंज्यूम किए जा रहे हैं, स्ट्रोमा पार्ट से, ये स्ट्रोमा वाला रीजन है, तो स्ट्रोमा से ये 2 प्रोटॉन को निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि अंदर जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन वाला रीजन, एक सेकेंड, ल्यूमेन वाला जो रीजन है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगता है प्रोटॉन। यहाँ पे इस जगह पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और धीरे धीरे स्ट्रोमा पार्ट जो होता है, ये वाला बाहर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक तो प्लास्टोक्यूनोन निकाल रहा है और दूसरा NADPH2 वाला निकाल रहा है ना। तो क्या हो, NADP निकाल रहा है और NADPH2 में कन्वर्ट होने के लिए, और क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं लगता कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है स्टेब्लिश हो जाएगा। मेम्ब्रेन, थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन की दोनों तरफ, एक तरफ प्रोटॉन बहुत कम है और एक तरफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो क्या होता है, धीरे धीरे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। अब ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो हमको पता है कि हमेशा नेचर होता है कि हर चीज को बैलेंस रखे। तो क्या होता है कि ये जो अंदर के प्रोटॉन होते हैं ये थोड़ी देर तक तो इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो ग्रेडियंट है ये ब्रेक डाउन करता है। और ग्रेडियंट जब ब्रेक डाउन करता है तो क्या होता है, चैनल के जरिए प्रोटॉन जो होते हैं, 3 प्रोटॉन एक बार में बाहर निकलते हैं। और जब 3 प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। 3 प्रोटॉन, कोई भी चीज अगर बहुत फोर्स के साथ बाहर निकल रही है तो इससे क्या बनता है, एनर्जी बनती है जब ये बाहर निकलते हैं। तो ये एनर्जी क्या करती है, स्टोमा में आई और स्टोमा में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और वहां पे क्या है, स्टोमा में ADP प्रेजेंट है पहले से। ये तीनों चीजें, ADP कैसे हो सकता है, एडेनिन और उस पर 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक। अब क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी आपस में जुड़ के क्या कर देती है, एडेनिन पहले से था, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट ऐसे जुड़े थे। अब ये क्या करती है, एक फॉस्फेट और जोड़ देती है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये आके जुड़ गया और एनर्जी क्या करती है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए काम करती है, ये बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो क्या होता है, हमारा ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है जब पोटेंशियल सॉरी प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करता है। ठीक। तो इस तरीके से हमारा NADP का फॉर्मेशन हुआ, NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ एंड ADP से ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से हमारा एसिमिलेटरी पावर बनती है फोटोसिंथेसिस की लाइट फेज रिएक्शन के नॉन साइक्लिक पार्ट में। नॉन साइक्लिक है, अभी साइक्लिक की बात मैंने नहीं की है। तो नॉन साइक्लिक पार्ट में हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। कहते हैं कुछ और चीजों की जो हमारी इससे रिलेट करती हैं। पहली चीज बात करते हैं क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि, पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। देखो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। देखो फियोफाइटिन, अब ये भी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पहली चीज है और यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। पर ये प्रोसेस बाद में होती है। ये प्रोसेस कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके फियोफाइटिन के पास पहुंच गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अब ये फोटोलाइसिस करेगा, पहले से ही फोटोलाइसिस थोड़ी कर देगा। पहले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जब इलेक्ट्रॉन निकल के फियोफाइटिन के पास चले गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तब ये इलेक्ट्रॉन को वाटर को तोड़ता है। तो इसलिए अगर पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा जाता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा क्या होता है, फियोफाइटिन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का ऑफ पिगमेंट, सॉरी इन नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो था उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, देखो ये है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। ठीक, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, FRS। FRS क्या, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस।
ठीक, तो क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज FRS। तीसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है। तो प्लास्टोसाइनिन जो है वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड को कनेक्ट करता है। ठीक, तो अगर पूछा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, तो वो हो जाता है हमारा प्लास्टोसाइनिन। ठीक, प्लास्टोसाइनिन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमने ये पढ़ा, ये पूरी प्रोसेस नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की, सॉरी नॉन साइक्लिक की पढ़ी, ये हमारी कहलाती है, इसके कुछ और नाम भी होते हैं। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो होती है उसको हम, एक तो दूसरा नाम इसको बोला जाता है जेड स्कीम, जेड स्कीम, या फिर इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है हमारा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, नॉन साइक्लिक ETS बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पे गए, यहाँ से निकले यहाँ गए, यहाँ से निकले यहाँ गए, ऐसे पूरे में ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो दैट्स वाई इसलिए इसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा इसी का नाम दिया जाता है वो होता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। और ज्यादा अच्छा नाम इसको दिया जाए, अगर हम ज्यादा अच्छे से बात करें तो इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ATP का बनना क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, या ATP से ज्यादा अच्छा टर्म होगा, हम यहाँ पे अगर लिख दे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो उसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन कई तरीके के होता है। फॉस्फोराइलेशन हो सकता है केमिकल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हो सकता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हो सकता है हमारा फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो डिफरेंस क्या होता है, ये इसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो एनर्जी बन रही है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। दूसरा, इसमें ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन हुआ जिसकी वजह से, या हम बोले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जिसकी वजह से एनर्जी बनी। यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में है, लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। तो फॉस्फोराइलेशन कई तरीके के होते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, इसके बाद इसको हमने नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि ध्यान से देखो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक बार निकल गए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या कभी भी वापस इसके पास है, देखो यहां से गए इसके पास, इसके पास, इसके पास, ठीक, यहां से गए इसके पास, और फिर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से FRS, और FRS से फेरिडॉक्सिन, और फिर वो चले गए NADP के पास, इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास पिगमेंट सिस्टम के पास नहीं है, तो दैट्स वाई इसको बोला जा रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हमारा, इसके लिए एलिमेंट्स दो बहुत क्रूशियल है, मतलब दो एलिमेंट्स, एक है मैग्नीज और दूसरा है क्लोरीन। अगर ये दोनों एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, इन दोनों केमिकल्स की प्रेजेंस में हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक, तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक पार्ट। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा साइक्लिक पार्ट। ओके, सो अब हम जो बात करने वाले हैं वो है साइक्लिक ETS की, साइक्लिक ETS यानी कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब होता क्या है, जो पिगमेंट सिस्टम हमारे पास दो थे, एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट था और एक पिगमेंट सिस्टम सेकेंड था। जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है ये बाद में स्टार्ट होता है, और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड पहले स्टार्ट हो जाता है।
ठीक। तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो होता है, इसका मेन सेंटर क्या था, P680, और इसका मेन सेंटर था P700। ठीक। ये एक और चीज डिनोट करते हैं कि P680 जो है, ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, ये मैक्सिमम जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है वो है 680 नैनोमीटर, इससे ज्यादा की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जबकि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है, ये 680 से ज्यादा, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब 700 तक का ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास वेवलेंथ, जब भी हमारे पास वेवलेंथ जो होती है वो कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। जैसे ही वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम हो ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो होता है, ये अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं अब एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, मैं एब्जॉर्ब करूंगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा, मैं तो मैक्सिमम 680 ही एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, इससे ज्यादा अब मैं नहीं काम करूंगा। तो जैसे ही P680 से ज्यादा वेवलेंथ होती है, ये क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो है वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक। अब पिगमेंट सिस्टम सेकंड ने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कह रहा है कि मैं तो काम करूंगा। तो क्या होता है, ऐसे देखते हैं, ये हमारा था थैलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन और ये थैलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक। और यहाँ पे था, पहले क्या था, पिगमेंट सिस्टम सेकंड था यहाँ पे, और यहाँ पे था पिगमेंट सिस्टम वन। ठीक। तो इसने तो काम करना बंद कर दिया, लाइट इस पे पड़ रही थी, ये कह रहा था मैं एब्जॉर्ब ही नहीं करूंगा, मैंने करना ही नहीं है, तुमने इतनी ज्यादा वेवलेंथ दे दी। तो क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम से फर्स्ट जो होता है उस पर भी लाइट पड़ रही है, ये कहता है मैं तो करूंगा, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पे से ज्यादा वेवलेंथ है, मेरे पास तो ठीक है, मैं तो एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो मैं काम करूंगा। तो अब क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है, पिगमेंट सिस्टम सॉरी हाँ, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इससे निकल गए दो इलेक्ट्रॉन, और वो वापस से पहुंच गए FRS के पास। अब FRS क्या करता है, FRS वापस से एक काम करते हैं इसको, एक सेकेंड, क्या हुआ, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो था उसने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, और इस पे लाइट पड़ी। ठीक, लाइट जैसे ही पड़ी, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और पहुंच गए किसके पास, FRS यानी कि फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। अब फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने अपना फिर से वही काम किया, इसके बाद किसके पास जा रहे थे, फेरिडॉक्सिन के पास जा रहे थे, ये फेरिडॉक्सिन को दे देता है। अब फेरिडॉक्सिन क्या करता है, वापस से स्ट्रोमा के पास जाता है और प्रोटॉन निकालने की कोशिश करता है, और अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये देना चाहता है, ये जो हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, ये चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम अगर इलेक्ट्रॉन NADPH2 को मतलब NADP को रिड्यूस करने में लगा दोगे, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो कमी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन पहले मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा, उसने तो काम करना बंद कर दिया है। तो ये क्या करता है, ये फेरिडॉक्सिन को रोक देता है कि तुम आगे इलेक्ट्रॉन भेजो। अब फेरिडॉक्सिन कहता है अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ साइटोक्रोम सिस्टम को, साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन। अब साइटोक्रोम B6 सॉरी सॉरी, मैं भेज रहा हूँ प्लास्टोक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम के पास, B6F के पास, और वहां से जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, और वापस से तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक। तो क्या होता है, चूंकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड बंद हो गया, तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं पिगमेंट सिस्टम वन के पास, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन अगर निकाल के FRS के जरिए फेरिडॉक्सिन को और फिर NADP को दे देगा, तो ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो ये डीनेचर्ड हो जाएगा, तो ये फेरिडॉक्सिन को आगे इलेक्ट्रॉन पास नहीं करने देता, और वापस से इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपने पास बुला लेता है। ठीक। तो ये प्रोसेस, चूंकि पिगमेंट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो वापस से इसके पास आ गए। ठीक। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है साइकिल, देखो एक साइकिल बन रही है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक ETS। ठीक। यहाँ पे वापस से देख लेते हैं, देख, साइक्लिक ETS में अगर हमको सिर्फ बनाना हो तो हम कितना बनाएंगे, साइक्लिक ETS में हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी, यहां से निकले FRS के पास, FRS के पास से फेरिडॉक्सिन, और अब ये वापस होके आ गया प्लास्टोक्यूनोन के पास। फिर प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा, इसको देगा साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में। तो ये क्या होती है, ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस होने वाली है। ठीक। अब साइक्लिक प्रोसेस में देखने वाली बात ये है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, ठीक, उसमें क्या हो रहा है, एक सेकेंड इस पर रखता है,
साइक्लिक प्रोसेस जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एनएडीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक, कुछ जो इससे हमें कंक्लूजन मिला वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे NADP H+H+ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक, ना ही यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अच्छा NADPH2 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2 को NADPH2 को बोला जाता है रिड्यूसिंग पावर। क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर इसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर। ठीक, अच्छा हो सकता है मन में ये क्वेश्चन आए कि जो है यहाँ पे एटीपी कैसे बन रहा है। तो एटीपी कैसे बन रहा होगा, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन गए हैं प्लास्टोक्यूनोन के पास, और प्लास्टोक्यूनोन क्या है, प्लास्टोक्यूनोन यहाँ पे वापस आ गया। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम करके गए थे इसके पास प्लास्टोक्यूनोन, और प्लास्टोक्यूनोन अंदर से प्रोटॉन निकाल रहा है, इसको दे रहा है, आगे लेके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो प्लास्टोक्यूनोन यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा है। ठीक, तो भले ही एटीपी बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गया और एक यहाँ से, ठीक दो जगहों से बंद हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी इलेक्ट्रोटॉन्स जो है वो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, भले ही थोड़ा क्रिएट हो रहा है, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट हो रहा है बट हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो दूसरी हमें बात करनी है वो ये कि इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही केवल काम कर रहा है, ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट वर्क। ठीक, और हमने अभी पढ़ा था कि जो पिगमेंट सिस्टम 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 1 कहाँ पे होता है, पिगमेंट सिस्टम 1 यहाँ पे भी है और पिगमेंट सिस्टम 1 यहाँ पे भी है, यानी कि स्ट्रोमा लैमेली में भी है और हमारी ग्रेना लैमेली में भी है। ये ग्रेना लैमेली और ये स्ट्रोमा, तो ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों ही लैमेली में है। दैट्स वाई ये जो होता है साइक्लिक ईटीएस, ये हमारा ग्रेना एज वेल एंड स्ट्रोमा दोनों में ही चलता है, स्ट्रोमा लैमेली दोनों में ही चलेगा। ठीक, जबकि ये चीज हम पीछे वाले में बताना भूल गए थे कि ये वाला जो होता है पिगमेंट सिस्टम सॉरी साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हमारा किस रीजन में सिर्फ चलेगा, ये हमारा सिर्फ ग्रेना रीजन में चलेगा, ग्रेना थैलाक्वाइड में, ओनली इन ग्रेना थैलाक्वाइड, ग्रेना थैलाक्वाइड। अब ऐसा क्यों है, केवल ग्रेना में क्यों चल रहा है, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम इस वाले को नॉन साइक्लिक को चलाने के लिए हमको दोनों चाहिए, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, दोनों चाहिए। और हमने देखा था कि जो हमारा स्ट्रोमा लैमली था उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 ही है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड तो है नहीं। पिगमेंट सिस्टम 1 एंड सेकंड दोनों किसमें है, हमारे स्ट्रोमा लैमली में। देखो इसमें यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है। तो स्ट्रोमा लैमली में हमारा नहीं चल सकता क्योंकि वहां पे सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 है, एक ही सिस्टम है। ठीक, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ये दोनों रीजन में चलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, दूसरी बात इसमें जो आती है वो ये कि इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग साइक्लिक ईटीएस, साइक्लिक ईटीएस के दौरान ऑक्सीजन इन्वॉल्व इवॉल्व, नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन साइक्लिक ईटीएस के दौरान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कब निकलती है, फोटोलाइसिस ऑफ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के पास, और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड यहाँ पे नहीं चल रहा है। दैट्स वाई साइक्लिक ईटीएस में ना तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, ना ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, ठीक, ना एडीपी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, सॉरी एटीपी नहीं NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये था हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम बात करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस में डिफरेंस क्या है, कुछ एक बार साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस में डिफरेंस क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस जो होता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक ईटीएस में हमारा केवल और केवल कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करता है, पिगमेंट सिस्टम 1 ओनली फंक्शनल होता है, जबकि इसमें हमारा नॉन साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एज वेल एज पिगमेंट सिस्टम सेकेंड दोनों ही काम करेंगे। ठीक, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम सेकेंड कम्स बैक। ठीक,
इलेक्ट्रॉन जो सॉरी नॉट पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से जो निकलते हैं वो वापस आ जाते हैं, जबकि इसमें वापस नहीं आते। ठीक, इसमें क्या होता है, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जबकि नॉन साइक्लिक में हमारा क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस प्रेजेंट। इसमें नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन, जबकि इसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। इसमें नो NADP फॉर्मेशन, NADPH2 फॉर्मेशन। ठीक, जबकि इस वाले में NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये ओनली एक्टिवेट, ओनली एक्टिव व्हेन लाइट, व्हेन wavelength of light, wavelength of light is equal to or less than 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर से इक्वल होगी या उससे कम होगी, ओह सॉरी, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। ठीक, और ये कब होगा, जब हमारी लाइट जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर। ठीक, तो ये था हमारा साइक्लिक ETS और नॉन साइक्लिक ETS में डिफरेंस। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि रेड ड्रॉप क्या होता है, इमर्सन्स या इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है, क्वांटम यील्ड क्या होती है, ठीक, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पहला आता है क्वांटम, क्वांटम रिक्वायरमेंट। अच्छा, क्या होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि समझेंगे इसको। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, या ब्रैकेट में हम इनको बोलते फोटोन, रिक्वायर्ड फॉर, ये फॉर्म नहीं है, फॉर है, फॉर इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने फोटॉन्स या लाइट क्वांटा चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट होती कितनी है, क्वांटम रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है 8 फोटॉन्स। 8 फोटॉन चाहिए होते हैं हमको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने के लिए। अब ये कैसे होगा, देखते हैं, वापस से हम लोग इसी डायग्राम पे आते हैं, ये वाला। ठीक, इसमें हमने देखा था, एक सेकेंड इसको समझाएं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है तो हमको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अगर हमको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए तो हमको 2 वाटर तोड़ने पड़ेंगे, है ना, 2 वाटर तोड़ेंगे तो 4 प्रोटॉन मिलेंगे, और यहाँ से हमको 2/2 यानी कि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है ना, हमको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ये इसको कितने देगा, 4 इलेक्ट्रॉन ही देगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कर रहे हैं तो लाइट से जब पड़े इस पर, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तभी तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको आकर के इसकी कमी को पूरा करेंगे। तो हमें यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हमको 4 फोटॉन्स चाहिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तभी तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी कमी को पूरा कर पाएंगे। ठीक, तो हमको 4 फोटॉन तो यहाँ चाहिए, और ऐसे ही पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये इस 4 की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। ठीक, तो क्या होता है, टोटल हमको 4 फोटॉन इधर और 4 फोटॉन इधर चाहिए। तो टोटल हमको कितने फोटॉन्स चाहिए हैं, हमको टोटल 8 फोटॉन्स चाहिए होते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए हमको 8 फोटॉन्स की जरूरत है। दूसरा जो टर्म आता है, दूसरा आता है, वो होता है हमारा क्वांटम यील्ड। क्वांटम क्वांटम यील्ड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 फोटोन। ठीक, या 1 क्वांटम ऑफ लाइट, इसी को हम बोलते हैं 1 क्वांटा ऑफ लाइट। ठीक, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड।
अब क्वांटम यील्ड कितनी हो जाती है, क्वांटम यील्ड कितनी हो जाती है 12.5%, या इसी को हम लिखते हैं 0.125। अब ये कैसे आती है, देखो सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है कि अगर 8 फोटोन हमें लग रहे हैं, 8 फोटोन लग रहे हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने में, ठीक, तो एक फोटोन से कितने ऑक्सीजन निकलेंगे, 1/8 ऑक्सीजन। और इसी को जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25, या अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से, तो क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक, तो क्वांटम यील्ड जो होती है वो हमारी 12.5 या फिर 0% या फिर 0.125 होती है। ठीक, इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है हमारी रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप क्या होता है, रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ नया नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको अलग से नाम है तो हम लोग इसे एक बार अलग से देखते हैं। क्या होता है रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप होता है कि जब भी हम प्लांट को मोनोक्रोमैटिक लाइट दें, मोनोक्रोमैटिक लाइट दें, और कौन सी दें, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से ज्यादा मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं तो क्या है, हमको पता है कि जैसे ही हमने 680 नैनोमीटर से हमने ज्यादा की लाइट दी, क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है वो फंक्शनिंग बंद कर देगा, है ना, और केवल पिगमेंट सिस्टम 1 काम करेगा। ठीक, अब पिगमेंट सिस्टम 1 अगर सिर्फ काम कर रहा है तो क्या होगा, तो हमारा क्वांटम यील्ड जो होगी, क्वांटम यील्ड वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस। क्या बताया था अभी क्वांटम यील्ड बताया था कि एक फोटोन से कितने ऑक्सीजन निकल रहे हैं, और जैसे ही पिगमेंट सिस्टम सेकंड बंद हुआ ऑक्सीजन निकलना ही बंद हो गए, तो अब एक फोटोन डालो या 10 फोटोन डालो ऑक्सीजन तो निकल ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है तो क्वांटम यील्ड हमारी डिक्रीज कर गई। ठीक, तो रेड ड्रॉप क्या होता है कि जब भी हमने प्लांट को मोनोक्रोमैटिक लाइट दी जो कि ग्रेटर दैन है 680 नैनोमीटर से, तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम करना बंद कर देता है और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट सिर्फ काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड डिक्रीज कर जाती है और इसको हम बोल देते हैं रेड ड्रॉप। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज आती है कि हम इसे रेड ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं। ठीक, VIPGYOR। ठीक, इधर से इधर जो जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है ना, यानी कि एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक, चलो एनर्जी नहीं, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं, वेवलेंथ की सिर्फ बात करते हैं। तो अगर एक हमने रेड लाइट प्लांट को दी, ठीक, रेड ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, इसका रेड टर्म कहाँ से है वो बात करें, तो हमने जैसे ही प्लांट को रेड लाइट दी क्या हुआ, वेवलेंथ इंक्रीज कर गई, और वेवलेंथ इंक्रीज कर गई यानी कि हमारा पिगमेंट सिस्टम फंक्शन करना बंद कर गया, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम करना बंद कर देता है, केवल फर्स्ट काम करेगा, और हमारी क्वांटम यील्ड डिक्रीज कर गई। तो जैसे ही हमने प्लांट को रेड लाइट की तरफ शिफ्ट किया उसकी क्वांटम यील्ड ड्रॉप कर गई, इसलिए इसको रेड ड्रॉप बोला जाता है। ठीक, ब्लू ड्रॉप नहीं, वायलेट ड्रॉप नहीं, ब्राउन ड्रॉप, ग्रीन ड्रॉप नहीं, रेड ड्रॉप। ठीक, दूसरा जो टर्म आता है वो आता है इनहैंसमेंट इफेक्ट या इमर्सन्स इफेक्ट। ठीक है, इमर्सन्स इफेक्ट, एक सेकेंड, इमर्सन इफेक्ट या इसी को हम बोलते हैं इनहैंसमेंट इफेक्ट, इनहैंसमेंट इफेक्ट। ठीक, अब क्या होता है ये, देखो अगर हमने P680, सॉरी ऐसे नहीं, P680 से ज्यादा की वेवलेंथ दे दी तो क्या होगा, हमारा रेड ड्रॉप हो जाएगा, है ना, रेड ड्रॉप हो जाएगा और हमारी क्वांटम यील्ड डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हमने जो प्लांट है उसको P680 से नैनोमीटर से कम प्लस P680 से नैनोमीटर से ज्यादा, दोनों की लाइट यानी कि मिक्स्ड लाइट दी हमने, ऐसी लाइट दी जिसमें दोनों ही चीजें, दोनों ही वेवलेंथ प्रेजेंट, 680 से कम भी और 680 से ज्यादा भी, तो क्या होता है, हमारा दोनों से पिगमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेंगे, फर्स्ट भी और पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी, दोनों ही काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होती है, क्वांटम यील्ड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है।
ठीक। और चूंकि क्वांटम यील्ड इंक्रीज कर गई तो इसलिए इसको बोला गया इनहैंसमेंट इफेक्ट। इनहैंसमेंट इफेक्ट। और इसको इमर्सन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको जो जिन्होंने देखा था वो थे हमारे इमर्सन, इसलिए इसे बोला जाता है इमर्सन इफेक्ट। ठीक। तो ये था हमारा लाइट फेज रिएक्शन के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने इस टॉपिक में सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि अगर कोई भी डाउट होता है इस क्लास में देन प्लीज कमेंट इन द सेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो होगा फोटोसिंथेसिस का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डार्क फेज रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, जितनी भी साइकिल्स हैं तीनों साइकिल्स वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।